कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र व्यूज। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साल बहुत अच्छा रहे आप सबके लिए। और इसी नोट पर आइए मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। सर हैप्पी न्यू ईयर सर, कह सकते हैं ना सर, हैप्पी न्यू ईयर। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं। सर हैप्पी न्यू ईयर सर। अगले नववर्ष की बधाई। ठीक है। शांतनु गुप्ता जी, शांतनु जी बहुत बहुत बधाई आपको नए साल की। शॉल बहुत अच्छा आप ही से सीखा है। अजब शॉल है। 2025 जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हैप्पी 2025। सर ऐसा है सर, सब कुछ हैप्पी हैप्पी कह रहा है सर पहले दिन साल की, अच्छी बात है। अब किसी के लिए हैप्पी के साथ साथ लेकिन चुनौती भी हो तो क्या है। आज थोड़ा सा चुनौती वाला प्रोग्राम है सर करने के लिए। और मोदी जी की चुनौती, किसी ने कहा मुझे मोदी जी के लिए साल ऐसा है जैसे बरैया के छत्ते में हाथ मारना। इतना ऐसे क्योंकि उन्होंने ही वो चैलेंजेस लिए हैं अपने सामने। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो मोदी जी को करने, जो उन्होंने कहा है वो करेंगे, तो कैसे कर पाएंगे। हम सब जानते हैं उन्होंने यूसीसी को अपने मैनिफेस्टो में भी लिया है। इस बार तो लाल किले से बोल दिया था पिछले साल। तो यूसीसी, इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आ चुका है। वक्फ वाला बिल पहले से पेंडिंग है, वक्फ वाला मामला भी चल रहा है। अब उससे बड़ा इनकी तीनों की तो हम लोग क्योंकि पहले कभी कभी बात कर चुके हैं। 2025 में देश में जनगणना शुरू हो जाएगी और जनगणना शुरू होगी तो जाति की बात आएगी। तो क्या मोदी जी जनगणना के साथ जाति जनगणना भी कराएंगे, जो राहुल गांधी बार बार चीख चीख कर कहते हैं मैं करा कर रहूंगा, मैं हक देकर रहूंगा 90% आबादी को। एक वो सवाल है। अच्छा, उसके बाद साथ साथ जुड़ा हुआ है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का सवाल आएगा तो नॉर्थ साउथ वाली बात शुरू हो जाएगी। तो रिलीजियस, रीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड और फिर आपको महिला आरक्षण भी देना है। इससे ही सब जुड़े हुए काम है। जनगणना, डिलिमिटेशन, फिर आपको उसके हिसाब से महिला आरक्षण भी बांटना है। तो हर फॉल्ट लाइन खुली हुई है इस बार मोदी जी के सामने। सर अगर शुरुआत कर सकें, अगर इनमें से अगर पहले जनगणना से जो ये चेंज चलेगी, ये आगे बढ़ेगी, फिर ये स्वतः प्रोसेस है। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कि नेहरू जी और मनमोहन सिंह दोनों चूक गए अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी लीगेसी बनाने में। नरेंद्र मोदी ने वो सिलसिला 2019 के बाद शुरू कर दिया था और ये साल उनकी लेगेसी को जो है वो मजबूत करने का होगा। तो ये साल उनके लिए बहुत चैलेंज, आपने चैलेंज की बात की, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। उनसे जो उम्मीद है उससे ज़्यादा उनको परफॉर्म करके दिखाना है। उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने पूरी भी कर दी हैं, लेकिन वो है कि दिल मांगे मोर, जो हो गया उसको लोग भूल गए। वे कोई कल्पना नहीं करता था 370 होगा, हो गया। कोई कल्पना नहीं करता था राम मंदिर बनेगा, मतलब कम से कम हमारे जैसे लोग तो नहीं उम्मीद करते थे कि हमारे जीवन काल में बनेगा, हो गया। तो वो भी हो गया। 3 तलाक हो गया, सीए हो गया। इसी को आपने कहा कि लेगेसी बनानी शुरू कर दी उन्होंने। और वो उसकी शुरुआत, मेरा मानना है कि वो जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई उससे हुआ। कि आप तुलना कीजिए दो सरकारों से, एक बीजेपी की सरकार, एक कांग्रेस की सरकार। कांधार हुआ, संसद पर हमला हुआ, बीजेपी की सरकार थी, कुछ नहीं किया। 26 से 11 हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कुछ नहीं किया। मोदी के समय में हुआ हमला, तो उसका कैसा जवाब दिया, ये उन्होंने आगे आने वालों के लिए एक तरह से चुनौती तय कर दी कि अब बार इतना ऊंचा उठा दिया कि इससे ऊपर जाना है अगर मोदी की लेगेसी को आपको पार करना है। अब ये सवाल जो आपने कहा 2025 की जनगणना, तो देखिए एक तो जाति की गणना की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपनी पार्टी का इतिहास भी पढ़ना चाहिए। अंग्रेज़ों के समय शुरू हुई थी ये जाति की गणना। 1951 में, 1951 में आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई और आज़ाद भारत की सरकार ने तय किया कि हम जाति की गणना नहीं कराएंगे। उसके बाद से मतलब 51 से लेकर अब तक 7 जनगणना हो चुकी है। 7 में से 6 कांग्रेस के शासन में हुई है। क्यों नहीं करवाई गई? अगर ये देश को, समाज को जोड़ने वाला, देश को बढ़ाने वाला कदम था, तो 6 सरकारों ने कांग्रेस पार्टी की ऐसा क्यों नहीं किया? इसका भी तो जवाब आना चाहिए। क्यों रोक दिया? क्यों 2012 में जो सर्वे कराया
उसको जनगणना नहीं कह सकते, उसको कांग्रेस ने कभी पब्लिश नहीं सर किया। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी, मान लीजिए लोग उनको एनार्किस्ट कहते हैं, कोई डिस्ट्रप्टर कहता है, मुझे नहीं करनी पीछे की बात, नहीं, मैं नहीं, तो कह रहा हूं अभी उसी से अभी जोड़ के कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको चैलेंज नरेंद्र मोदी नहीं मानेंगे। उनका अपना कैलेंडर तय है। नहीं, इससे कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर? इससे कोई दबाव, मुझे लगता है कि शायद दबाव अगर होगा तो उल्टा होगा कि अगर सोच भी रहे हो तो नहीं करें। वैसे दूसरी तरह से देखिए तो आप करके एक मुद्दा उनका छीन लेंगे, वो यही तो क्लेम करेंगे कि हमारे दबाव में कर दिया। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन किया किसने? मोदी ने। अगर किया तो मोदी ने किया। तो ये जो है श्रेय तो जो है मोदी को ही मिलेगा अगर वो करते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि अगर करना होता तो उसके लिए बीजेपी माहौल बना रही होती। हो सकता है मैं गलत हूं कि मतलब उनकी स्ट्रेटजी में कुछ टाइमिंग कुछ और हो, लेकिन जाति की गणना होगी इसमें थोड़ा शक है मुझे। क्योंकि उस बात केवल गणना की नहीं है, उसके बाद जो होगा बात उस चैलेंज का सामना करने की है। तो उसके लिए आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हुई उस समय का माहौल याद करना पड़ेगा। उससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, होगा कि नहीं नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो हो सकता है। और फिर देखिए अभी केवल एक राज्य है पूरे देश में जिसने जनगणना कराई, उसको सर्वे ही कहेंगे क्योंकि राज्य को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, वो केंद्र सरकार का काम है, होम मिनिस्ट्री कराती है, सेंसस कमीशन कराता है। तो उसका नतीजा भी आ गया, बिहार सरकार ने कराया। हाँ, जाति सर्वे। उससे क्या बदला? कुछ भी नहीं। आप बताइए कि सरकार की, राज्य सरकार की नीतियों में कोई बदलाव आया क्या? नए सिरे से कोई नीति बनी क्या? उस गणना की, सर्वे या जनगणना जो भी कहें, उसके आधार पर कुछ बदला क्या? एक सिफारिश है जो लागू नहीं हुई, जिसको कोर्ट ने नहीं माना कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने की। आप केवल उसी की बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है कि वो आंकड़े आ जाएंगे तो हमको अपनी नीतियों को नए सिरे से उनका निर्धारण करने में और इस समाज के व्यापक हित में काम करने में मदद मिलेगी। तो दो बातें आपने कही कि चुनौती नहीं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं मोदी के सामने इस बार। अपनी लेगेसी को या अभी तक जो किया है बाहर उन्होंने खुद उठाया है, उसको और ऊपर ले जाना है उनको। दूसरा, जाति जनगणना का कोई दबाव ऐसा करना सच मोदी के ऊपर नहीं है। मुझे नहीं लगता, मतलब अब ये तो वही बता सकते हैं है कि नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई ना। अगर जाति जनगणना नहीं होती इस जनगणना में तो ऐसा कोई आसमान नहीं टूटने वाला, ऐसे कह लो। ठीक है, राइट। सर, आपके हिसाब से मोदी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कई सारे मुद्दे हमने गिनाए। मोदी का सबसे बड़ा चैलेंज है जो औपनिवेशिक चीज़ें यहाँ चल रही हैं, जो लाल किला के प्राचीर से उन्होंने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के समय बात कही थी, 5 प्रण दिए थे उन्होंने। उसमें से जो चौथा प्रण है कि औपनिवेशिक चिन्हों को ख़त्म करना। और आप देखिए सब कुछ वही हो रहा है। आप किसी भी बिल की बात कर लो, सब उसी 5 प्रण पर ही चल रहा है, वो उनका बेस है। आप जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये प्रदीप जी ने भी बताया है कि किस प्रकार से औपनिवेशिक मतलब गुलामी के दौर में शुरू हुआ, आज़ाद भारत में वो नहीं चला, अब गुलामी के दौर को फिर से वापस लाने की बात हो रही है। चाहे कानून, जो 3 कानून लागू आए, 3 कानून, भारत न्याय संहिता जो आई, वो भी वही था कि जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे वो ख़त्म करना। तो जिस लीगेसी के लिजिटिमेसी की बात यहाँ हो रही है ना, वो चुनौती जरूर है। लेकिन मोदी अपनी एक ऐसी लकीर खींच के जाएंगे, अभी नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से 34 के बाद ही पोस्ट मोदी की बात करनी चाहिए मुझे लगता है। मतलब जो मुझे लगता है, ईश्वर उनको मिनिमम है 34, ईश्वर उनको दीर्घायु करे, 34 तक तो वो हैं ही, उसके बाद की बात हो। लेकिन मुझे जो अभी आप देखो ना क्या फर्क पड़ रहा है 240 सीट आने में, जिस प्रकार से। अच्छा, नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि उनका ये मानना है कि जब आप चुनाव जीत के आते हो, सारे बड़े फैसले 1 वर्ष के अंदर कर दो। आप देख लीजिए 14 हो, चाहे गुजरात के देख लो आप, सब जगह आपको ये एक पैटर्न दिखाई देगा। क्योंकि जनता की आकांक्षाएं उसी समय उबाल पे होती हैं और उसी समय आपने जनता को वो दे दिया तो आपने अपना काम कर दिया। वो कहते भी हैं कि भाई 4 साल में राजनीति करता हूँ, 4 साल काम करता हूँ, 1 साल राजनीति करता हूँ।
तो नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है देश को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त तो कराना। ये सारे काम उसी क्रम में सारे उसी क्रम में यूसीसी, वन नेशन आप वन देखो, इलेक्शन, आप वक्फ देख बिल, लो, जनगणना, सब कोई कुछ। भी एक बता दो। और जातिगत जनगणना आप लोग थोड़ा राहुल जी को मिसकैलकुलेट कर रहे हैं सर। राहुल जी ने ये थोड़ी कहा है, उन्होंने कहा कि जब मैं उधर बैठूंगा तब जातिगत जनगणना इसी सदन में होगा, है ना, मतलब इसी सदन में पास होगा। तो मतलब ये बार बार वही दावा नहीं, करते हैं, ये कहा मैं करा कर रहूंगा, मैं करा कर रहूंगा और ये इसी बोला। सदन में करा कर रहूंगा, ये ये बोला है। तो आप लोग ये नहीं बोला कब कराऊंगा, तो कम से कम आपसे कराऊंगा। चलो मैंने जोड़ दिया इसमें, मान लेता हूं आपकी बात को मैं, लेकिन मुझे उनके भाव भंगिमा से यही लगा था कि हम जब पावर में आएंगे तभी कराएंगे। मतलब विपक्षी दल में रहते हुए तो कोई जनगणना करा नहीं सकता ना। आप दबाव बनाओगे किसी काम के लिए तो सरकार को मजबूर किया जा सकता है कुछ करने को। सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को मुझे लगता नहीं है कि जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग प्रधानमंत्री की है उसमें आप दबाव बना के कोई काम कर लोगे, ये लगभग असंभव है। नहीं, लेकिन ये भी हमने देखा है कि जो सरकार करना चाहती थी दबाव बनाया तो आपने सरकार को रोक लिया वो काम ना करने से, जैसे किसान आंदोलन या सीए वाली बात जो आई थी। बात ये भी किसान सब है। आंदोलन किसी राजनीतिक दबाव में नहीं हुआ, वो किसी किसानों का राजनीतिक दल का दबाव था भी नहीं। हाँ, वो किसी राजनीतिक दल का था भी नहीं। वो अब यहीं पर पहचान होती है नेता की, और यहीं पर पहचान होती है ब्यूरोक्रेट से चलने वाले नेता की। एक नेता जिसने किसानों की बेहतरी के लिए 3 कानून लाए, उसे किसानों को लगा कि जब उससे उन्हीं कानून से इनको समस्या हो रही है तो क्षमा मांग लिया। इतना बड़ा दिल भी दिखाया कि राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आके आप बताओ स्वाधीन भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने अपने निर्णय के लिए क्षमा मांगा हो? ऐसा संभव नहीं है। एक नेता ही कर सकता है जो जनता के मिजाज और उसके नब्ज को समझता है। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो विकसित भारत बनाने की है, और उसी दिशा में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करते हुए देश को उस लक्ष्य तक जाने का प्रयास होगा। ठीक है, फिर भी इन 5 में से एक पिक अगर करनी हो आपको तो सबसे बड़ा काम जो आपको लगता हो, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ, जनगणना, इन सब में सबसे बड़ा काम जो है, काम जो बड़ा है, जिसको चुनौती नहीं मानता मैं इसको, वन नेशन वन इलेक्शन है। बड़ा काम है क्योंकि उससे सांसदों की संख्या बढ़ेगी, उससे डिलिमिटेशन होगा, उससे महिलाओं का उन्नयन होगा, महिलाओं को सीटें ज्यादा मिलेंगी। ये सारे विधायी कार्य करने पड़ेंगे, और ये याद रखते हुए करना पड़ेगा कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा काम है। बाकी तो हम लोग उस पर डिस्कस कर ही चुके हैं कि किस प्रकार से अब वो बढ़ चुके हैं उस दिशा में, तो इस टर्म में उनको ये काम करना ही है, पूरा बहुत करके जाना है। बहुत जोर से बढ़ चुके हैं। उस पर कमेटी बैठ चुकी है, कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, मल्टीपल चर्चाएं हो चुकी हैं। देखिए, जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा कि उन्होंने बहुत सारी लेगेसी चीजें करी भी हैं 10 साल में, चाहे वो जीएसटी हो चाहे 370 हो, उस पर पुस्तकें लिखी जा रही हैं, उस पर पीएचडी हो रही है। जो मुझे लगता है 2 चीजें, एक जिस पे लोग सड़कों पे आएंगे वो जिस दिन वक्फ का बिल पास होगा, मेरे ख्याल से सीए जैसे आंदोलन मुझे लगता है देखने को मिलेंगे, पहली बात। और फिर अभी जो हिंदू संतों ने उसके एक तरह से अपोजिशन में या फिर उसके काउंटर में सनातन बोर्ड की बात शुरू कर दी, और मुझे लगता है इस बार कुंभ में आपको सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्पीचेस संतों के मुझे सुनाई देंगी। ये जो कुंभ होने वाला है, वो सनातन बोर्ड की बात, और जिस तरह से हिंदू धर्म को गाली दी गई, मतलब हिंदू बैशर सबसे बड़ा कौन है, उसका कंपटीशन चल रहा है इस समय, कि उदयनिधि स्टालिन है कि अखिलेश यादव हैं कि राहुल गांधी है। तो उसके अगेंस्ट में अभी संत दिखेंगे, तो वहां से भी एक प्रेशर आएगा, क्योंकि एक तबका है जो एक तरह से हाइपर हिंदू अगर मैं कह सकूँ, कहता है कि भाई मुझे आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप हटा के दो, मुझे पूरा करिकुलम हटा के दो, मुझे बीएचयू में ये रेफरेंस की किताब पढ़ानी नहीं है। वो मोदी को गाली दे रहा है पिछले 10 साल से कि मोदी ने कुछ करा ही नहीं। वक्फ पास कराना भी इतना आसान वक्त नहीं। पास कराने के बाद जो सड़कों पे होगा उसको मैनेज करना। ठीक है। और जैसा आनंद जी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का फंडामेंटली सबसे सुंदर चीज होगी, जिसको हम बचपन से कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, अरे यार तो इलेक्शन नहीं उतारा था भारत में, तो हम लोग कहते रहते हैं, लेकिन उसका किसी ने सोल्यूशन तो सोचा नहीं। हम लोग कहते हैं अभी तो ये इलेक्शन आ गया, अभी तो वो इलेक्शन आ गया, प्रधानमंत्री इलेक्शन मोड में रहते हैं, उसको सॉल्व कैसे करें? क्योंकि उसमें कोई सरकार छोटी करनी पड़ेगी, कोई सरकार बड़ी करनी पड़ेगी, मानेगा कोई है नहीं। महाराष्ट्र खत्म हुआ, दिल्ली शुरू। महाराष्ट्र खत्म हुआ, दिल्ली शुरू हुआ, दिल्ली खत्म होगा, बिहार शुरू हो जाएगा, बिहार खत्म होगा, तमिलनाडु शुरू हो जाएगा। इसमें ऐसे चैलेंजेस छुपे हुए हैं जो अब जिसको डील करते हुए हमने किसी को नहीं देखा, और जैसे वो अंग्रेजी में कहावत है किकिंग द कैन, हर आदमी में उसको टालता गया। भाई डिलिमिटेशन तो बहुत पहले हो जानी थी ना सर, जीएसटी 2026 तक की रोक लगाए रखी ना। नहीं, 1971 में ये फ्रीज किया गया था। वही कह रहा हूं। इस आधार पर उस समय सबसे तेजी से चल रहा था परिवार नियोजन का कार्यक्रम, कि ये डिसइंसेंटिव हो जाएगा अगर हम आबादी के आधार पर संख्या सर वो तो आज वो सिचुएशन तो आज भी है ना, फिर वाजपेयी जी ने उसको रोक दिया। हाँ, तो नहीं, 2026 में होगा, ये उसी समय तय हो गया था। वाजपेयी जी ने एक्सटेंड किया था। वाजपेयी जी ने एक्सटेंड किया था, एज फार एज आई रिमेंबर सर।
मुझे जहाँ तक याद है 26 2026 हो गया था फिर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ तक हो जाना है डिलिमिटेशन 2026 में। फिर ये जो नॉर्थ साउथ वाला फॉल्ट लाइन खुलेगा, नहीं, नॉर्थ साउथ का फॉल्ट लाइन की चर्चा बहुत हो रही है। आपने देखा होगा स्टालिन ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक लाइन में बता दूं, जब ये जनगणना हो जाएगी उसके बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा, जो सर कह रहे थे हमारे यहाँ जो डिलिमिटेशन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होती हैं वो किस राज्य की कितनी आबादी है उसके हिसाब से होती हैं। दक्षिण के राज्यों ने अपनी आबादी पर काबू काफी हद तक पाया है, नॉर्थ में ऐसा नहीं है। तो झगड़ा ये है कि अब डिलिमिटेशन में आप उत्तर भारत की सीटें बढ़ा देंगे लोकसभा में और दक्षिण भारत की कम हो जाएंगी। तो वो जो तो उसके लिए जो सरकार ने उस समय जवाब दिया था वो ये कि सीटें तो बढ़ेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, आबादी के हिसाब से ही बढ़ेंगी, लेकिन अभी जो प्रोपोर्शन है वो बना रहेगा, रेशो यही रहेगा। रेशो यही रहेगा। मतलब आज तमिलनाडु में पौंडीचेरी को मिला लें तो 40 लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 हैं, तो तमिलनाडु का दुगनी सीटें हैं। 1:2 का रेशो ही रहेगा, यही रेशो रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश की सीटें मान लीजिए 150 हो जाए तो वहाँ 75 रहेगी। तो इस पर जो है विरोध का मौका चला जाएगा दक्षिणी राज्यों के साथ। उसके अलावा उनको ये भी डर है कि इसकी वजह से जो सेंट्रल फंड का एलोकेशन है उस पर भी असर पड़ेगा। उसके बारे में भी सरकार को समझा। ये जीएसटी जैसा मामला है, जीएसटी में भी कंसर्न बहुत थे राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों का विरोध था। मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने विरोध किया था, लेकिन इसकी बात सब लोग करते हैं, क्यों किया था इसकी बात कोई नहीं करता है। सेंट्रल जीएसटी मनमोहन सिंह की सरकार ने हटा दिया, कहा कि 3 साल कंपनसेशन देंगे, वादा किया राज्यों से, 1 साल कंपनसेशन दिया, उसके बाद बंद कर दिया। राज्यों ने कहा आपका क्या भरोसा भाई, आज आप कह रहे हैं कंपनसेशन देंगे, जैसे सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, हाँ, तो उसी तरह से आप इसके लिए भी करेंगे। तो इसलिए इंसिस्ट किया, फिर सहमति इस बात पर बनी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में शामिल कीजिए कि ये आप कंपनसेशन देंगे। और 3 साल पहले था, उसको बढ़ाकर 5 साल किया गया, तब राज्य तैयार हुए बाकी। तो इसी तरह से आपको एक कॉमन ग्राउंड खोजना पड़ेगा कि किसी राज्य का नुकसान ना हो, अच्छा काम करने के कारण। मैं वही पूछना चाह रहा हूं आपसे, लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है जो जायज है किसी भी राज्य के लिए, और ये बगैर नॉर्थ साउथ वाले बहस को हवा दिए ये काम किया जा सकता है? किया जा सकता, किया जाएगा। ओके। अगर ऐसा नहीं होता तो ये काम हाथ में लेते नहीं। उनको अंदाजा है कि कहां तक हमको कॉम्प्रोमाइज करना है, कहां तक उनकी मांग माननी है, कहां उनको मना लेना है। देखिए, राजनीति में सीधी सी बात है, या तो आप सामने वाले की बात मान जाइए या अपनी बात मनवा लीजिए। उसके अलावा, उसके बाद तो फिर कन्फ्रंटेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो मोदी और उनकी सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस मुद्दे पर नॉर्थ साउथ का जो है कोई मुद्दा बने या इस तरह का डिवीजन हो, टकराव हो, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन सर, किसी पेटी पॉलिटिशियन को तो ये सूट करता है ना, अगर वो मोदी की जगह हों, कि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान की सीटें बढ़ जाएं, दक्षिण की ना बढ़े या कम बढ़े। नहीं, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। ऐसा है कि हर आदमी रीजन देखता है। एक सीमा तक तो सब इस पर बहस करेंगे, कोई इस तरह की मांग जो आप कह रहे हैं कर भी सकता है, लेकिन फिर उसको रैशनल देना पड़ेगा कि क्यों, और इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। जब तक प्रॉस एंड कॉन्स आप समझाते नहीं हैं, तब तक लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। वैसे तो इस तरह के जो है मुश्किल मुद्दे बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन वो अगर आप जनता को समझाने में कामयाब हो जाएं, लोगों तक ये बात अपनी पहुंचा सके कि आप जो काम कर रहे हैं वो न्यायपूर्ण है, किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है कई बार ये नेशनल इंटीग्रिटी का सवाल है। हाँ, ये नॉर्थ साउथ वाली बात, इसमें मतलब इतना बारूद है कि अगर मिस हैंडल किया गया इसको तो बात कहीं भी जा सकती है। और स्टालिन और कुछ ने बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिए भी पिछले 2 सालों में। लेकिन आपको लग रहा है कि मोदी ये काम हाथ में लिया है तो ये काम पूरा होगा? लोकसभा में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। नहीं, उन्होंने इतनी बड़ी लोकसभा बनवाई, इतनी बड़ी संसद बनवाई, इसका पर्पस वही। इस मिस हैंडलिंग की बात तो अगर थोड़ा सा प्रदीप जी को ध्यान होगा, हिंदी को लेके जो बवाल हुआ तमिलनाडु, वो इमोशनल मुद्दा था, उसमें कोई मुद्दा था ही नहीं।
कितने लोग मरे, राज्यों के विभाजन हो गए, सब कुछ हो और गया। आज तक वो और दरार है। आज तक भी मतलब अब आप रजत जी के शो में जो अभी बोल रहे थे वो कि जयललिता बहुत अच्छी हिंदी बोलती थी, लेकिन उन्होंने कहा सामने अंग्रेजी बोलेंगे। तो ये एक वाक्य उनकी मानसिकता को दिखाने के लिए काफी है। वो सब हिंदी में प्रचार करते। मदुरई के इलाके में जाओगे तो हिंदी में पोस्टर दिखाई देंगे आपको। अच्छा, हाँ, लेकिन हिंदी का और वहाँ के विरोध हर करना- प्राइवेट स्कूल में ये- हिंदी पढ़ाई जाती है, ये- सरकारी स्कूल में ये- हिंदी नहीं ये पढ़ाई ये बड़ा ही इमोशनल मुद्दा हो सकता है वहां के लिए, लेकिन वही है कि बहुत टैक्टफुली इसको हैंडल करना होगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री में ये काबिलियत है कि और आप वो उन पे ये विश्वास कर सकते हो कि जो सोच के करेंगे नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे। इसमें तो इंटरेस्ट में करेंगे that goes without saying। और जो एश्योरेंस देंगे उसको पूरी तरह से लागू करेंगे, पूरा करेंगे। अब सर इसका अगला जो फॉल्ट लाइन वो फिर आता है जेंडर फॉल्ट लाइन, जब आप महिला आरक्षण लागू करोगे। इस साल इस टर्म में हो जाना है ना सर, अगले 29 29 का चुनाव जो होगा वो उसमें महिला आरक्षण लागू होगा। डिलिमिटेशन के बाद सीटें भी बढ़ जाएंगी और उसके बाद महिला आरक्षण उसमें 33% का लागू हो जाएगा। तो इसमें तो मुझे हम सुनते थे कि ये जो सभी पार्टियां ही हैं इन्हीं में मार मच जाएगी, जितने बड़े बड़े नेता हैं उनकी सीटें छीनने की नौबत आ जाएगी। वो उस समय जो बात हो रही थी वो कि सीटों की संख्या यही रहेगी, इसमें से 1/3 रिजर्व दे हो दिया जाएगी। जाएगा। अब ये एडिशनल सीटें हो रही हैं। अच्छा, वो झगड़ा नहीं रहेगा। हाँ, तो वो झगड़ा नहीं रहेगा। देखिए क्योंकि सीट करीब 800 850 अगर हो जाती है तो 33% के बाद 500 550 हाँ, सीट वो बचेंगी सीट- जो पुराने ढर्रे से दी जा सकती हैं। और एक और फायदा है उसमें, जो पारिवारिक पार्टियां हैं उनके घर की महिलाएं भी संसद दो-दो- सदस्य बन दो-दो हो जाएंगी। जाएगा। दो-दो तीन-तीन हो जैसे जाएगी। जैसे जैसे जब एक 90 नुकसान भी है उसका, ये कि किसी की परमानेंट सीट नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसका रोटेशन होगा हर 10 महिला सीट का रोटेशन होता है। महिला सिर्फ महिलाओं की सीट का। वो तो उनका भी महिलाओं होता है जो भी सर। रिजर्व सीट होती है। वो तो रिजर्व सीट का भी रिजर्व होता है। सीट का होता है। वो तो सब जो SC ST की सीट होती हैं या जो रिजर्व सीट होती है सब घूमती रहती हैं। वो तो तो आज अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है तो अगली बार नहीं रहेगी, कोई और हो जाएगी। मान लीजिए जैसे अभी लोकल बॉडीज में होता जैसे है। अभी करोल बाग की सीट रिजर्व है दिल्ली का, अगर उदाहरण दूं तो हो सकता है कि अगले चुनाव में नई दिल्ली की सीट रिजर्व हो जाए। अच्छा, तो ये वो तो उनका अपना चक्र उसमें है फिर जिसके सौरभ हिसाब से एक घूमता फिनोमेना और रहता निकल के आएगा जो हम प्रधानी में देखते हैं कि भाई अब महिला प्रधान बन गई, उसका पति प्रधान रहता है, उसे प्रधान पति बोलते हैं। तो वो भी होगा कि घर की ऐसी महिलाएं जैसे राबड़ी देवी जो केवल रबर स्टैम्प है, पीछे से पति चला रहा है सरकार या पति चला रहा है अपनी मेंबरशिप, वो भी आपको देखने वो को मिलेगा। पर वो मुझे यहाँ लगता है कि संभव शांतनु नहीं जी थोड़ा इसमें हम महिलाओं को कम करके नहीं, आंक वगैरह रहे हैं। ऐसा होता है कि- 2-4 केस हो सकते हैं। प्रधानी में तो ये बहुत रैम्पेंट है जिसको कह सकते हैं, लेकिन संसद सदस्य बनने में आपको कम से कम विधान जाना पड़ेगा, क्षेत्र में आपको भाषण क्षेत्र में देना जाना पड़ेगा, पड़ेगा, हाउस में आना हाउस पड़ेगा। में आना पड़ेगा। अब हाउस में तो पति आएगा नहीं, वहां तो म्यूनसिपैलिटी में जाके बैठे रहते हैं पति। तो इस लिहाज से मैं अगर कहूं तो ये मामला महिलाओं के आने से बल्कि संसद में डिबेट का स्तर अच्छी ऊंचा गर्मा- हो सकता गर्मा है। रहेगी। गरिम जो इस अंड बंड बोलने वाले सांसद हैं वो भी थोड़े लिहाज में रहेंगे, जो टिक 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 करा देते हैं लोकसभा में। इन लोगों को भी थोड़ी सी मर्यादा में रहने का नहीं, वो हर लिहाज से डिजायरेबल लगता है। डिजायरेबल लगता है और आपको देना ही चाहिए। भाई अब अगर प्रधानमंत्री वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अब विमेन डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है इस देश में, अब इस देश में वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास। तो उसके लिए तो आपको नीति बनाने में तो सहायक लाना ही पड़ेगा, उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। जैसा सर अभी एक बात कह रहे थे कि बिहार में क्या हुआ उसका, अरे सर बिहार में जो नीति बनाने वाले थे वही उधर चले गए, तो नहीं, बिहार नहीं में भाई, कैसे जिधर भी पास चले होगा जाएं, बताओ? नीति तो बननी चाहिए थी भाई। जिधर आए वो भी समर्थन कर रहे थे उसका। मैं सर वहाँ अब कर आपने रहे जो थे। प्रोग्राम की शुरुआत में बात कही थी कि चैलेंज नहीं, बहुत बड़े बड़े चैलेंज है, मतलब बहुत बड़े बड़े काम है इनके सामने। तो मतलब 370 हो गया, पता नहीं लगा हमको, या राम मंदिर बन सर, गया, ऐसे उसका कोई नहीं हो आफ्टरमैथ गया ऐसा सर। नहीं रहा। उसमें नहीं, भी उस वक्त बहुत बड़े मेहनत थे, मैं लगी कह रहा सर, हूं बिल्कुल। आज ये तो ऐसा लग रहा है जो देश की दिशा बदलने वाले काम है। तो वो 370 भी देश की दिशा बदलने वाला और ही काम था इन सर। सब विषयों पे हम कब से 20 साल से निबंध लिखते आए हैं। अरे महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए, 370 हटनी चाहिए, और लगता था निबंध ही लिखते और लिखते खत्म हो जाएंगे ये महिलाओं- विषय कभी आ नहीं और पाएंगे। इसी संसद में महिला आरक्षण विधेयक की प्रतियां फाड़ी गई। राजनीति प्रसाद या क्या नाम था उनका, जिन्होंने लालू चालीसा लिखा था, नाम बड़ा मजेदार था, राजनीति प्रसाद। वो फाड़ के फेंक दिया भाई। शरद पवार ने शरद यादव ने परकटी बड़ी बिंदी वाली महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं बोला गया इसी हाउस, मतलब अब तो वो संविधान सदन हो गया, पुराने वाले संसद में क्या क्या नहीं बोला गया महिलाओं के और लिए। मोदी की जो सर ने लेगेसी का, उसमें बहुत बड़ी स्टैंप होगी जो वुमेन रिजर्वेशन है। कब से हम इसकी बात कर रहे हैं, जो फेमिनिस्ट हैं वो अब आगे आगे बोलना चाहिए उनको कि भाई ये अगर कराया तो नरेंद्र मोदी ने किया, और जब ये हो जाएगा पार्लियामेंट में इतनी महिलाएं दिखेंगी,
वो एक अद्भुत दृश्य होगा भारत के लिए। मैं एक बार प्रोग्राम में कहा था, मैंने इंटरव्यू सुना उनका वीर सांघवी जी का, यहाँ जिक्र नहीं किया, शायद दूसरे प्रोग्राम में किया था। उन्होंने भी कहा कि मोदी को तो जो हासिल करना था वो कर चुके, देश में तो जो हासिल करना था कर चुके, अब तो उनके लिए बस इंटरनेशनल स्टेट्समैन कैसे बनना है ये काम रहेगा। सर ये थोड़ा जनरलाइज्ड कमेंट है, ये मैं डिफर करता वो हूँ मोदी को नहीं समझते। हाँ, ये जो अंग्रेजी मीडिया का असेसमेंट वाला स्टाइल है ना, वो मोदी को कभी समझ भी नहीं सकता, और नरेंद्र मोदी चाहते भी नहीं है कि उनको लुटियंस मीडिया के लोग समझ पाए। नरेंद्र मोदी को अगर अंतर्राष्ट्रीय इसकी चाहत होती तो देश में इतने रिफॉर्म करने की आवश्यकता ही नहीं थी, शांति से चलाते, विदेश जाते, बड़े बड़े रिफॉर्म करते, क्यों क्या जरूरत पड़ी थी। आज अगर देश में विदेश नीति में रूस और अमेरिका दोनों भारत का होना चाहता है तो इसके पीछे कोई प्राइज लेने की ख्वाहिश तो नहीं मैं भी है। शायद वो कहना चाह रहे हो पॉलिटिकली जो कुछ अचीव करना था। अरे ऐसे ये कैसे, उनको लगता है कि ये मैक्सिमम है मोदी का, हाँ, maybe। इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके ऊपर अचीव करने की या तो उनकी ताकत नहीं है या अचीव करने या के लिए देश कुछ में है अभी नहीं। और कुछ और बड़ा करने की गुंजाइश नहीं है। अरे कितनी गुंजाइश तो आपने गिना दी अभी। नहीं, अब ये तो एजेंडा पे आ गया ना, ये तो घोषित एजेंडा पे आ गया। मतलब इसके अच्छा, बाद अच्छा, मतलब अच्छा, 29 के हम बाद आगे क्या, सोचें। इसके आगे क्या चार बचेगा? लोग बैठे हैं, आप बताइए 2014 से पहले अगर ये एजेंडा कोई बताता कि बीजेपी का होगा तो चारों में से कोई मान सकता था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सर, मेरी बात आज इंडिविजुअली संभव बोलूं मैं तो तभी मानूंगा जब ये इस साल 5 साल में हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा देखिए, ये सब सब हम कुछ है। 370 और राम मंदिर और 3 तलाक सबके लिए ऐसा सर ऐसा 370 अभी आप ही ने कहा ना, वक्फ जब आएगा तो तब सड़कों पे होगा, क्या सड़कों होगा। पर, लेकिन वो सॉल्व भी होगा फिर। सीए आया ना, रहा ना सड़कों पे CA, जो हुआ नागरिकता मिलनी शुरू हो गई। नागरिकता मिलनी शुरू हो गई, कानून लागू हो गया, तो एनआरसी भी तो होना था सर। एनआरसी भी होगा, ये डिलिमिटेशन के बाद और ये सेंसस के बाद। धीरे से कहीं को सुन ले। नहीं ये वो अरे भाई, देश के गृह मंत्री ने हाउस में कहा है, कहीं छुप के नहीं खाया। अरे वो जो उनका जो उन्होंने एक शब्द ऐसा चला दिया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, जो मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं चला होगा, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब तो हर बंदा क्रोनोलॉजी समझा रहा था। बताता है मैं भी हर आपको कोई। प्रोग्राम गांव की तक पहुंच गया है क्रोनोलॉजी शब्द। समझा सकता। दो शब्द पहुंचे हैं, क्रोनोलॉजी और नैरेटिव। नैरेटिव ये गांव में जो है हर तो जगह। अच्छा नेता तो वही होता है ना जो शब्दों को आम जन तक पहुंचा दे। गढ़ दे उनको। तो इसमें तो अमित शाह जी की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने 2 शब्द इस देश को दिए। आपने कहा ये सब पूरा एजेंडा कोई पहले नहीं सोच सकता था, आज टेबल पर आ गया है, ये पूरा होगा, फिर अगली लिस्ट आएगी कोई। फिर अगली लिस्ट आएगी, फिर अगली लिस्ट आएगी। 34 तक का तो वादा आनंद जी ने कर दिया है और ये वो तो दिखाई देश भी की दे रहा जनता है। कर चुकी है दिखाई सर, भी दे रहा है। दिखाई दे रहा है। वो मतलब कहाँ है 29 का चुनाव तो उनके नेतृत्व में होगा ही, और जीतेंगे भी। अब सौरभ, आप किसी भी बड़ी हिंदू सनातन कॉन्फ्रेंस में जाओ तो लोग हिंदू चार्टर बना के पेश करते हैं। उनको पता है कि यही आदमी इसके है बाद जो कर क्या, पाएगा। इसके बाद क्या पे क्या उसमें है? हिंदू टेम्पल राष्ट्र- कंट्रोल बड़ा बड़ा टॉपिक है। मंदिरों पे मिसनॉमर जैसा है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी भारत है। जब आप संघ के हिंदू की व्याख्या को देखोगे, जो मोहन भागवत जी कहते हैं कि इस देश में रहने वाला सभी हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है। नहीं, सावरकर की परिभाषा देखिए हाँ, तो कि जो इस देश को जो है मातृभूमि और पितृभूमि मानता है, पुण्य भूमि और पुण्यभूमि सारी और मानता है, वो इस देश का नागरिक है, वो हिंदू है। वैसे एक वक्त वो तो बहुत लगने लगा था कि कर ही देंगे बस, अभी वो इंडिया भारत वाला जब चला था। नहीं, मैं फिर आपको वापस ले जाता हूं वही सी पंचप्रण में, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का। इंडिया भारत क्यों नहीं लिखे? हमारा संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत, प्रियम्बल में है ना, इंडिया दैट इज भारत। तो जो लोग विरोध करते हैं भारत का, वो क्यों, किस आधार पर विरोध करते हैं? इसका मतलब वो संविधान के विरोधी हैं। जो लोग महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध करते हैं या नॉर्थ साउथ के डिवीजन की बात करते हैं, ये जनतंत्र है ना हमारे संविधान के हिसाब से, जनतंत्र। जन मतलब क्या? जनता। जनता जो चाहेगी वैसा ही तंत्र बनेगा यहाँ। तो उसमें साउथ नॉर्थ कहाँ से आ गया? ये वही है, लोग हैं जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, कटिंग साउथ, इस तरह के जुमले फेंक के, इस तरह के कार्यक्रम चला के, इसको मैं कहता हूं इंटेलेक्चुअल रोहिंग्याज। आजकल मैंने अर्बन नक्सल की जगह एक नया वर्ड दिया है, आपके प्रोग्राम में पहली बार उपयोग कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल रोहिंग्याज। तो जो इंटेलेक्चुअल रोहिंग्याज अपने वर्ड्स फेंकते हैं ना, उससे संकट है। ये सिर्फ बौद्धिक, जनता को कोई मतलब नहीं इन चीजों से। जनता नॉर्थ साउथ में कोई डिवाइड ही नहीं होता। मैं अभी साउथ जाऊंगा, मुझे सब लोग हिंदी बोलते हुए मिलते हैं, कहीं मुझे दिक्कत नहीं होती। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी बोलता हूं और फर्राटे से सब लोग बात करते हैं।
लेकिन चूंकि हिंदी का विरोध करना है, ये माहौल तो ये है कि भावनात्मक वो ऑटो रिक्शा वाला भी नहीं जवाब देता अरे अगर कैसी बात कर रहे हैं। मैं अब अब चेन्नई पिछले में चले दिनों जाइए, मैं केरल कोयम्बटूर से जाके आया, वहाँ पे जो चेन्नई भी नहीं है वहाँ पे सब बात कर मैं तो केरल से बाई रोड गया कन्याकुमारी तक, कहीं दिक्कत नहीं हुई। वो आराम से हिंदी बोल रहा था, पानी पियोगे कह रहा भारत था। मैनन जी फर्स्ट लैंग्वेज, कोई सेकंड दिक्कत लैंग्वेज, नहीं। थर्ड लैंग्वेज मिला के 67% लोग हिंदी बोलते हैं। सर इस मतलब उनको सब बोलनी आती है, काम चलाओ। क्योंकि आज का शब्द फॉल्ट लाइन है, एक फॉल्ट लाइन है सर जो मतलब जिसकी बुनाई होनी चाहिए या वो उसके बाद उगड़ती जा रही है, पाटनी चाहिए जो। दैट इज द मुस्लिम फॉल्ट लाइन। क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा सेक्शन ये सारे काम, जैसे हमने अगर मान लीजिए यूसीसी की बात किया, वक्फ की बात किया, ट्रिपल तलाक आया था, ये सबको अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट मानता है कि सरकार मेरी बैरी है। नहीं, ये कब दूर ये होगा? नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। ये सीए सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने। भारत के मुसलमानों से उसका कोई संबंध नहीं। बनाया ये क्या कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, तुमको दूसरे दर्जे का नागरिक बना देंगे, तुमको कैंप में रख देंगे। कुछ हुआ क्या ऐसा? तो ये तो आपको अपनी जो भी नीति बनाने जा रहे हैं, जो लागू करने जा रहे हैं, उसको समझाने की जरूरत है। वो हिंदू मुस्लिम बाइनरी में हर चीज को अगर आप फिट करना मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा सर, मैं तो मुस्लिम गवर्नमेंट कह रहा हूं। नहीं, मुस्लिम भाई, सरकार ने जितने काम किए हैं 10 साल का, सरकार की योजनाएं उठाकर देख लीजिए। कोई मुसलमान खड़ा होकर कहे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो मान लीजिए कि हो रहा है। कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है। ये जरूर कहता है मुसलमान की लाभ तो सब मिल रहा है, वोट नहीं देंगे। वोट नहीं दूंगा। वो ठीक है, वो उनका अधिकार। आप यूपी का उदाहरण ले लो सर, अगर अजान बंद हुआ तो मंदिरों में बंद किए गए लाउड स्पीकर। तो ये बात तो योगी जी कहते भी हैं और ये पूरे देश भर में है। तो मुझे लगता है कि जो मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करते हैं वो लोग ये ज्यादा प्रोपोगेट करते हैं। जो आम मुसलमान है वो वोट जरूर नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को, वो उनके ऐतिहासिक और सैद्धांतिक वो एलिनेटेड नहीं फील करता अपने आप मुझे अभी अगर एलियनेटेड फील करता तो इतनी बड़ी आबादी अगर एलियनेटेड फील कर रही है इन टोटलिटी, अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे देश चलाना मुश्किल होता सर। क्योंकि हमारे प्रशासन में भी मुसलमानों की भागीदारी है। अब तो यूपीएससी में भी कई मुस्लिम साथी हमारे आ रहे हैं चुन के, जो देश चलाने में भागीदार हैं। तो कहाँ एलियनेशन है? वो कुछ चुनिंदा पढ़े लिखे लोग ये नैरेटिव, जिसको आप कह रहे हो ना, नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर कहूंगा इंटेलेक्चुअल रोहिंग्यास। नहीं, देखिए ये जो अभी जो संभल हुआ वो उसको फिर आप किस कैटेगरी में डालते हैं? नहीं, संभल में क्या हुआ? संभल में क्या हुआ एग्जैक्टली मैं भी यही प्रश्न पूछ रहा था। संभल में क्या हुआ? एक भाई, आपने कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे कराने आप गए, वो डिससेटिस्फैक्शन था या वो मिसट्रस्ट था, उसकी वजह से तो थी। आदमी बाहर निकला ना। नहीं, सिर्फ किसी के कहने पे भले निकला हो। हाँ निकला। तो अगर आप ऐसे तो कहें, आप सीए के मुद्दे पर निकला कि नहीं? बिल्कुल। तो उसके डर से काम करना बंद कर देंगे। उसके डर से जो मंदिर है उसको मंदिर कहना बंद कर देंगे। कल सड़क पे निकले कि मंदिर में नहीं जाने देंगे तो आप मंदिर में जाना बंद। नहीं सर, नहीं मैं तो अब आ रहा हूं। मैं तो आज क्या उससे भी ऑर्गेनाइजर में, एक वाक्य ऑर्गेनाइजर में नहीं 5 जनवरी में कुछ छप गया आज शायद नया, नहीं इसी मंदिर वाली बात पर ऑर्गेनाइजर में प्रफुल्ल जी ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि ना दूसरे एक हफ्ते पहले। और दोबारा जन्य के नए अंक में भी आज फिर छप गया है कि भाई मंदिर विवाद कब तक। वो देखिए नहीं, उस पर तो मैं जय साई दीपक की बात करता हूं। ये पूछा गया कि कहां तक, उन्होंने कहा जहां तक जाएगा वहां तक जाएगा, वहां तक जितने मंदिर हैं वहां तक। मैं इसमें जितने मंदिर का प्रमाण दस्तावेज मिलेगा वहां तक जाएगा। नहीं, सर ये सवाल आज इसलिए सवाल उसमें एक शब्द जोड़ देता हूं इन्होंने, मैं जो न्याय सम्मत, वही भाई दस्तावेज प्रमाण मिलेगा तभी तो। हाँ, एक बात और कह रहा हूं मैं आपको, संभल को आप स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट, संभल को आप मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व के तौर पर सैंपल साइज क्यों देखते हैं? उससे बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है जो वोट, फिर कहता हूं, वोट नहीं देंगे लेकिन उनको सरकार की नीतियों से कोई दिक्कत नहीं, सरकार की सारी योजनाओं से कोई दिक्कत नहीं है। इस लिहाज से भी हमें सोचना चाहिए, वोट बिल्कुल नहीं देंगे। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के ज़माने में मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, दुनिया भर में क्या हो रहा देख रहे हैं वो। आज दुनिया का कोई एक देश जहां मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो भारत है। ये बात भारत के मुसलमान को भी मालूम है
लेकिन उसके जो नेता हैं, बस। जो शब्द इस्तेमाल किया Problem आनंद जी ये ने, ठेकेदार है, इंटेलेक्चुअल रह वो नहीं मानने देते। असल में दिक्कत क्या है ना कि हमारे मुस्लिम जो आबादी है यहाँ की, वो उसके जो यूथ है वो एस्पिरेशनल होने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हो गए, होने लगे हैं, उनको भी बेटर लाइफस्टाइल चाहिए। और इसमें मैं अरुंधति राय का एक लेख लिखा था, आप सब लोगों को याद होगा, बड़ा लंबा चौड़ा एक पत्रिका में उन्होंने 36-37 पेज का नक्सलिज्म पे लिखा था उन्होंने, बहुत चर्चित लेख था उनका यूपीए के टाइम में। उसमें उन्होंने कहा था नक्सलिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर उनके इलाके में टीवी लगा दो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है विकास क्या होता है। तो अब मुसलमानों को धीरे धीरे पता चलने लगा है कि इस एस्पिरेशनल इंडिया में आपका भी फायदा होने वाला है। तो आपका भी हिस्सा है, आ जाओ। आपका फायदा होने वाला है। अब देखो, लोग चाह रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कैसे बेहतर हो जाए, और आपका लाइफस्टाइल बेहतर होने के लिए आपको मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। ये मुसलमानों के एक छोटी सी आबादी ही सही, लेकिन यूथ को समझ आने लगा है। क्योंकि आप जिस प्रकार से खेल में, जिस प्रकार से प्रशासन में, जिस प्रकार से नौकरियों में उनकी रुचि बढ़ी है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जो रहनुमा है वो चाहते हैं कि इनको मदरसे में पढ़ाओ, इनको इलिटरेट रखो, ताकि उनकी दुकान चलती रहे। ये प्रॉब्लम है वहां। ये भी एजेंडे पे आएगा क्या कभी, मदरसा वगैरह सब? मदरसा तो एजेंडे में आ चुका है। यूपी में सर्वे हो चुका है, आसाम में बंद करवा दिए हैं। तो देखिए, कुछ चीजें पायलट के तौर से स्टेटों में होंगी कि भाई स्टेट में देखो, जैसे यूसीसी उत्तराखंड में आ चुका है, हम बिल्कुल अभी आया है, उसकी कमेटी बन चुकी है, ड्राफ्ट बन चुका है। तो वो होगा, कुछ स्टेट में पायलट के रूप में होगा, कुछ सेंटर में आएगा। तो इसका विरोध भी होगा, लेकिन आप ये करते रहेंगे और बिल्कुल करते रहेंगे, आप टेस्ट करके देखेंगे और उनको रियलाइज होगा कि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। नहीं, नुकसान 370 से किस मुसलमान का नुकसान हुआ, आप बताओ मुझे। किसी का नुकसान हुआ? बल्कि मुसलमानों की आबादी फ्लरिश कर रही है। आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। हाँ। तो नोएडा की एक बहुत बड़ी यूनिकॉर्न है, फिजिक्स वाला, है ना, जो बच्चों बड़ा, उसने एक सेंटर खोला कश्मीर में जाके। उसके जो फाउंडर मेरे मित्र हैं, उसमें 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें से 99% मुसलमान है। सब आईटी में जाएंगे उसमें से पढ़ के, अब सब उसमें से नीट में अरे जाएंगे। सर, आप उसकी, मैं तो पुस्तक मेला नेशनल बुक ट्रस्ट ने लगाया वहां मुस्लिम लड़कियां खड़ी थीं, और चंद्र प्रकाश द्विवेदी से एक लड़की ने खड़े होकर कहा कि मैं फिल्म निर्देशक बनना चाहती हूँ। ये और मैक्सिमम लड़कियां तो थीं। फिल्म देखी जा रही है वहां पे, तो थिएटर अब आप इसमें ये फिल्म देखी जा सोचो रही कि है। जो 370 हटने के बाद जो इनकम बढ़ा है कश्मीर का, ये तो सोशियोलॉजिकल रिसर्च का विषय है ना, कि कितना इकोनॉमी बढ़ी वहां की। और वो फायदा किसको हो रहा है? किसी हिंदू को तो हो नहीं रहा है, वो तो वहां के मुसलमानों को ही हो रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, वो एस्पिरेशनल इंडिया में शामिल होकर इस देश के भाग बनने के लिए उत्सुक हैं, पर बीजेपी को ऐतिहासिक कारणों से वो वोट नहीं देंगे। पर ऐतिहासिक कारणों से पर कुंदरकी ने जो अपवाद दिया है, पर बीजेपी इसके लिए तैयार है। बीजेपी मान के चलती है कि उनको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस आबादी को ये विकास की धारा से दूर कर दे। अब जो 4 साल बचे हमारे लिए बड़े व्यस्त रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा कॉफी पर कुरुक्षेत्र लगातार ये जो चलता आपकी लिस्ट है, इसके पन्ने बढ़ने वाले हैं। पन्ने बढ़ेंगे और यहाँ एपिसोड भी होते रहेंगे। आप तो ऐसे बढ़ेंगे बोले तो मुझे लगा कि फिर वही वाला बढ़ेंगे तो कटेंगे तो बढ़ना। मैं कहने वाला था मिनट भी बढ़ेंगे। अच्छा, ओके। ये तो लेकिन प्रोग्राम आता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आनंद जी बहुत शुक्रिया, शांतनु जी बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर आपको हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल, आंग्र नववर्ष। 2025। चलो, आप पाश्चात्य नववर्ष की शुभकामनाएं। ठीक है।